चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। स्टार्ट करने वाला हूँ मैं थोड़ी देर में। लेक्चर नंबर फर्स्ट है। इसमें देखो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे। सबसे पहले जो पार्ट होगा हम डिफॉर्मिंग फोर्स को जानेंगे। किसको? डिफॉर्मिंग फोर्स को। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है उसके बारे में हम पूरी जानकारी ले लेंगे। तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है सबसे पहले देखिए। मैं इस चैप्टर को 2 से 3 लेक्चर्स में ख़त्म कर दूंगा। सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में वो है डिफॉर्मिंग फोर्स। इसके बिना कुछ नहीं है। डिफॉर्मिंग फोर्स के बिना कुछ नहीं है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं? अ फोर्स विच प्रोड्यूस अ चेंज इन कॉन्फिगरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड अप्लाइंग इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। इसमें क्या प्रोडक्ट चेंज इन कॉन्फिगरेशन, यानी कि इसमें जो चेंज आता है ना, चेंज आता है जो फोर्स की वजह से, उसे ही हम क्या कहते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, इतनी सी बात है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज कहता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी से पहले हम क्या पढ़ेंगे? इलास्टिक एंड प्लास्टिक। इलास्टिक के बारे में जानेंगे और फिर प्लास्टिक के बारे में। इलास्टिक और प्लास्टिक दोनों के बारे में। तो इलास्टिक किसे कहते हैं? इलास्टिसिटी इलास्टिक की प्रॉपर्टी है। इलास्टिसिटी जो है वो इलास्टिक जो है वो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है। इलास्टिसिटी क्या है? एक प्रॉपर्टी है। किसकी? इलास्टिक लिमिट की। ठीक है, लिमिट की। तो मैं कहूँ इलास्टिक किसे कहते हैं सबसे पहले। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिसिटी? ठीक है, इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट virtues of which regain its original configuration after the removal of deforming force। जिसमें हम डिफॉर्मिंग फोर्स तो लगाते हैं बट इसको हटा लेते हैं। देखो मैं समझा देता हूँ। जैसे ये मैंने 2 बना लिए डब्बे, ठीक है, और इस पर मैंने लगा दिया डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या लगा दिया? डिफॉर्मिंग फोर्स। ये लगा दिया मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स, इस पर इतना लगा दिया। तो ये यहाँ तक खिंच के आ गया। तो इसने वापस डिफॉर्मिंग फोर्स हमने हटाया तो ये अपना शेप एंड साइज दोबारा रिगेन कर लेती है। ये अपना शेप एंड साइज दोनों रिगेन कर लेती है। कैसे कर लेती है देखो खुद ही। ये था इसका एल और ये हो गया इसका एल और ये हो गया डेल्टा एल और इस पूरे को मिलाएंगे तो ये एल डैश हो गया। समझ आया? ये एल डैश हो गया। तो ये पूरी क्या हो गई? प्रोसेस हो गई। अब इस एल डैश को हटाना है तो हमें डिफॉर्मिंग फोर्स हटाना है तो वापस ओरिजिनल शेप में आ जाता है। किसकी वजह से? एल की वजह से। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? जो प्रॉपर्टी अपने शेप एंड साइज को रिगेन कर ले उसे हम इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी कहते हैं। इतना समझ आया होगा? इतना तो समझ आया ही होगा। ठीक है, इतना तो समझ आया ही होगा। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे हम। तो इलास्टिक लिमिट, वो तो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी हो गई। अब इलास्टिक लिमिट क्या होती है? इलास्टिक लिमिट इज द अपर लिमिट ऑफ द पेन कहाँ गया? ये रहा। इलास्टिक लिमिट इज द अपर लिमिट ऑफ the deforming force up to which is deformed force is removal of the body regain its original completely and beyond which is deforming force is increase the body losses in the properties of elasticity and get permanently deformed। ये परमानेंटली डिफॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, अगर इलास्टिक लिमिट से आप बाहर जाते हैं तो शेप क्या हो जाती है? परमानेंटली क्या हो जाती है? डिफॉर्म हो जाती है। ठीक है ना, डिफॉर्म हो जाती है। देखो कैसे हो जाती है मैं बता देता हूँ मैं। जैसे कि एक ग्राफ के जरिए समझाता हूँ। ये है ग्राफ,
ये जा रही है सीधी और यहाँ से ये हो गई ऐसे। ये ग्राफ वैसे मैं बताने वाला हूँ अगली क्लास में। तो ये तो हो गई आपकी इलास्टिक प्रॉपर्टी और ये हो गई बी पॉइंट पर इलास्टिक लिमिट। अगर यहाँ से यहाँ सी पॉइंट पर जाएगा तो इसके फ्लो होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसको मैं पूरी तरह से बताने वाला हूँ। तो देखिए एक और तरीके से बता देता हूँ इलास्टिक लिमिट। जैसे कि ये है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस पर मैंने नीचे की तरफ फोर्स लगाया और फोर्स को मैंने रिफॉर्मिंग फोर्स लगा दिया, इसको और बढ़ाता गया मैं, तो कुछ समय में इसकी इलास्टिक जो प्रॉपर्टीज है वो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है ना। इलास्टिक प्रॉपर्टीज पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी, उसी को कहेंगे हम इलास्टिक लिमिट। वहीं तक इलास्टिक लिमिट रहेगी, फिर उसमें परमानेंटली डिफॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर अब परमानेंटली इलास्टिक बॉडी कब होती है वो भी देख लेते हैं। परमानेंटली इलास्टिक बॉडी कब होती है? दोज बॉडी विच रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ये है जैसे कि बॉडी, ठीक है। अगर मैं समझाऊँ तो मैं छोटा करके समझा सकता हूँ इसे। देखो ये आपकी बॉडी, ठीक है, इस पर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो ये कुछ ऐसी हो गई, ये कुछ ऐसी हो गई कि नहीं। अब आपने इस पर से डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लिया तो अगर ये बॉडी जो अपना शेप एंड साइज रिगेन कर लेती है तो ये इलास्टिक प्रॉपर्टीज परफेक्टली इलास्टिक होती हैं, ठीक है। अगर बॉडी डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बावजूद भी अपना शेप एंड साइज रिगेन नहीं करती हैं तो वो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी नहीं होगी। जैसे कि रबड़ को कितना भी खींचो वो इलास्टिक ही रहती है, अगर उससे ज़्यादा खींच दोगे तो वो टूट जाएगी, तो वो प्लास्टिक नहीं रहती है। आपने इससे जो भी होगा उन प्रॉपर्टीज़ को हम इलास्टोमर कहते हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम इलास्टोमर कहते हैं जो परफेक्टली क्या हो, इलास्टिक प्रॉपर बॉडीज हो, इलास्टिक हो, ठीक है। इन्हें हम इलास्टोमर कहते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलता हूँ मैं। कौन से पेज पर आ गया? हाँ ये रहा। तो देखो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी किसे कहते हैं? कौन सी बॉडी परफेक्टली प्लास्टिक होती है वो देखो कौन सी बॉडी परफेक्टली प्लास्टिक होती है। तो परफेक्टली प्लास्टिक वो बॉडीज होती हैं, अगर मैं समझाऊँ ऐसा बना लेता हूँ, चलो ठीक है। अब इसको मैंने फोर्स लगाया इसके ऊपर तो ये तो खिंच गई, ये कुछ इस शेप में आ गई। दूसरे कलर से बदल देता हूँ क्योंकि बहुत देर से हम ग्रीन ही चला रहे हैं। तो ये कुछ खिंच कर ये आ गई, इतनी खिंच गई फोर्स लगाया तो, ठीक है। डेल्टा एल खिंच गई है, इतनी खिंच गई। ये क्या है? मास है, ये मास, ठीक है। अब इस पर से हमने डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लिया, तो कुछ ये इस शेप में आ जाएगी। अगर ये परमानेंट शेप में रहती है, ऐसी रहती है, तो इस प्रॉपर्टी को कहेंगे हम क्या? प्लास्टिक प्रॉपर्टी, जो ज़्यादा फोर्स लगाने पर टूट जाए या फिर उसका परमानेंट शेप रहे, ठीक है ना। अगर तुम किसी प्लास्टिक को लोगे, प्लास्टिक सबसे बढ़िया है, किसी प्लास्टिक की बाल्टी को लोगे, जैसे कि प्लास्टिक की बाल्टी है, अगर आप इस पर फोर्स लगाओगे, फोर्स को एक्सर्ट करोगे डिफॉर्मिंग फोर्स को, तो ये बाल्टी टूटेगी बट ये अपना शेप एंड साइज रिगेन नहीं करेगी। शेप और साइज रिगेन नहीं करेगी, साइज रिगेन नहीं करेगी। तो ये दोनों चीज़ ये रिगेन नहीं करेगी, ये सबसे बड़ी बात होती है।
ये बाल्टी की बाल्टी डिफॉर्म रहेगी, यानी कि ये परफेक्टली इलास्टिक रहेगी। क्या रहेगी? परफेक्टली इलास्टिक रहेगी, परफेक्टली प्लास्टिक रहेगी। ठीक है, ये परफेक्टली प्लास्टिक रहेगी, परफेक्टली प्लास्टिक रहेगी। क्यों रहेगी? देखो, अगर इस पर आप फोर्स लगाओगे तो ये या तो टूट जाएगी या फिर इसका परमानेंट शेप बन जाएगा ये, जो कि उसे डिफॉर्म करने पर भी, उस पर फोर्स हटाने के बाद भी नहीं हटेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इतना समझ आ गया होगा। आप सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है इस चैप्टर की वो ये है कि स्ट्रेस किसे कहते हैं। स्ट्रेन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, स्ट्रेन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अभी इसके बारे में बता देता हूँ मैं। तो स्ट्रेस क्या होता है? सबसे पहली बात, स्ट्रेस क्या होता है? ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, इस पर लगाया आपने एक फोर्स, उल्टा फोर्स लगा रहा हूँ, सही तो लगा रहा हूँ, एक फोर्स, और ये कुछ ना कुछ एरिया कवर कर रही होगी। इस पर फोर्स लगाओगे तो ये न्यू शेप वो करेगी, तो इसके एरिया, इसका एल और इसके एल को हम जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया हो जाएगा। और ये जो फोर्स है उसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमें स्ट्रेन मिल जाता है, स्ट्रेन मिल जाता है। अब अगर मैं इंग्लिश की लैंग्वेज में बोलूँ, द स्ट्रेन रिस्टोरिंग पर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ अ डिफॉर्म बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। यानी कि मैं समझा देता हूँ और सही से। तो देखो, स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज द फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया कैसा है? क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये बन जाता है आपका फॉर्मूला। सही से लिख देता हूँ, F अपॉन A। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब मैं कहूँ कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है और ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? जो अपनी बॉडी रिस्टोर करती है। रिस्टोर का मतलब सबको पता है, रिस्टोर का मतलब सबको पता है। जो बॉडी रिस्टोर करती है, फोर्स को रिस्टोर करती है, उसे हम रिस्टोरिंग कहते हैं। ठीक है, फोर्स रिस्टोर करती है उसे हम रिस्टोरिंग बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखो, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। इतनी सी बात है। अब इसके भी तो टाइप होंगे कितने? इसके भी दो टाइप हैं। कौन कौन से टाइप है? जो टाइप है इसके वो भी बता देता हूँ मैं। तो इसके टाइप है आपके नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेस होता है इफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मल टू द एरिया। नॉर्मल लगे, एकदम परपेंडिकुलर। ये सरफेस है, इसके कैसे लगे? नॉर्मल लगे, नॉर्मल लगे। तो ये हो गया आपका, यानी कि परपेंडिकुलर लगे। नॉर्मल का मतलब, नॉर्मल मीन वो वाला नॉर्मल नहीं, नॉर्मल मीन परपेंडिकुलर, 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 परपेंडिकुलर फोर्स लगे टू द एरिया। डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मल टू द एरिया, यानी कि परपेंडिकुलर टू द एरिया लगे क्या? फोर्स। यानी कि मैं और भी समझा देता हूँ। जो ये बॉडी है, जैसे कि ये इलास्टिक बॉडी है, ठीक है, इस पर कैसे लगाया? परपेंडिकुलर फोर्स लगाया। इस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, फोर्स लगाया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो इसे हम क्या कहेंगे? नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, इफ देयर इज इंक्रीज इन लेंथ देन स्ट्रेस कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। स्ट्रेस को क्या बोलेंगे? स्ट्रेस को बोलेंगे हम टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, इफ देयर इज नो डिक्रीज इन लेंथ देन स्ट्रेस इज कॉल्ड कंप्रेशन। इसमें दो चीज देखो, दो और इसके पार्ट हैं नॉर्मल के। मैं कहूँ तो नॉर्मल दो तरीके का है, दो तरीके का है। एक टेंसाइल है और एक कंप्रेसिव है।
टेंसाइल और कंप्रेसिव में क्या क्या अंतर है, क्या क्या डिफरेंस है वो देखो। टेंसाइल और कंप्रेसिव में क्या क्या डिफरेंस है वो देखो। इफ देयर इज इंक्रीज लेंथ, अगर इंक्रीज हो लेंथ, मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, जैसे कि ये नॉर्मल है, दोबारा बना लेता हूँ, पेन सही नहीं चल रहा। तो ये क्या है, नॉर्मल है, ओरिजिनल है ये बॉडी। अब इस पर लगाया आपने फोर्स, नॉर्मल फोर्स, तो ये कुछ हो गई ऐसी, ये कुछ ऐसी हो गई, ठीक है, ये कुछ ऐसी हो गई। तो इसमें जो लेंथ इंक्रीज हुई है, डेल्टा एल इंक्रीज हुआ है, इसको बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे इसे, ठीक है। अगर लेंथ डिक्रीज हो, इसे टेंसाइल, हमें खींच रहे हैं इसे, खिंचाव, हिंदी में कहूँ तो मैं खिंचाव। अब मैं बात करूँ दूसरी, किसकी, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो जैसे कि ये फोर्स है और ये दूसरा फोर्स है, इसे क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, इस तरफ से परपेंडिकुलर फोर्स लगा दिया, ये मास कट गया, तो ये यहाँ पे आ गया, तो ये क्या हो गया, चेंज लेंथ हो गई, डेल्टा एल तो फिर भी हुआ ये, और ये पूरी क्या हुई, एल हुई, तो डिक्रीज हुई लेंथ, लेंथ विल बी डिक्रीज, डिक्रीज, लेंथ डिक्रीज हुई, तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेस है, कंप्रेसिव स्ट्रेस है। ये बात आपको समझ आई होगी। अगर लेंथ इंक्रीज हो तो टेंसाइल, अगर डिक्रीज हो तो कंप्रेसिव, आपको समझ भी आ रहा होगा। टेंसाइल और कंप्रेसिव अलग अलग चीज़ें दो, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट चीज़ टेंसाइल स्ट्रेस के बारे में। तो टेंसाइल यहाँ पे मैंने अलग से भी दे रखा है। अब बताए बता, टेंसाइल स्ट्रेस इज डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई टेंजेंशियल, कैसा लगे, टेंजेंशियल, देन द स्ट्रेस इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल लगे, जैसे कि ये नोटबुक है, इस पर हम कैसे लगाएं, टेंजेंशियल लगाएं, ये कुछ ऐसे डिफॉर्म हो जाए, देखो कुछ ऐसे ऐसे हो जाए, तो इसे बोलेंगे हम टेंजेंशियल, टेंजेंशियल लगेगा, सरफेस के कांटेक्ट में लगे बिल्कुल, ठीक है ना, उसे बोलेंगे हम टेंजेंशियल। आज के लेक्चर में इतना ही था बस, अगले लेक्चर में हम स्ट्रेन को भी पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है ना।